सर्वप्रथम मैं इस क्षेत्र की विधायक आदरणीय कंचनबेन रादड़िया जी को बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे किसान भाई और बहनों को आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं और संघानी जी से भी मैंने कन्फर्म किया। आपके पूर्वज जो है वो तो सारे खेती करते थे और अभी करते थे, लेकिन आप शहरी खेडूत हैं। लेकिन मुझे जानकारी मिली है, रादड़िया बहन जी ने भी मुझे बताया था जब वो इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आए थे कि मेरे क्षेत्र में जो खेडूत परिवार रहते वो ज्यादातर अमरेली जिला से और सौराष्ट्र से, उनके पूर्वज अब भी गामड़ा में रहकर खेडूत कृषि ही करते, लेकिन कुछ उनके बेटे बेटियां बहुएं शहरों में आ गए हैं जो बिजनेस भी करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने खेती के साथ बिजनेस को भी चुना। आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध सम्राट बनाने की दिशा में आपने जो पहल की है ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसके साथ हम जितने भाई और बहन यहाँ पर बैठे हम सब जमीन से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वजों ने अपनी पूरे जीवन की आजीविका का साधन कृषि और खेती को बनाया। आज खेती बाड़ी भी हमने जहरीली बना दी। धरती माँ जो है वो माँ है, जैसे हमारी माता हमें जन्म देकर पालती और पोसती है। हमारी जन्मदात्री माँ तो 1-2 साल अपना दूध पिलाती, लेकिन गाय माँ और ये धरती माँ जब तक हम धरती पे रहते तब तक पालती और पोसती। इतना उपकार करने वाली दोनों माताएं धरती माँ और गौ माँ, आज हमने उनका सम्मान करना कम कर दिया और उनका सम्मान जब कम हुआ है, ओछा हुआ है, तो उससे विपदाएं भी बढ़ रही है। चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग, कहीं तूफान आ रहे, कहीं अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रही है, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं। ये सब प्रकृति की व्यवस्था को तोड़ने का परिणाम, और ये गलती भाई और बहनों अन्य किसी प्राणियों ने नहीं की। इस गलती को करने वाले हम समझदार लोग, ये केवल समझदारों की कृपा का परिणाम है। और मैं इस बात को लोगों के बीच में कहता हूं, पिछले दिनों कोरोना आया था, भूल गए, वैसे हम अच्छी बात है, बुराई भूल जानी चाहिए, लेकिन भारत के लोग भुलक्कड़ ज्यादा है, वो जल्दी भूल जाते हैं। कोरोना काल को थोड़ा याद करो, हम सब बड़े डरे हुए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत की, हमारी सरकारों ने बड़ी मेहनत की, आप सब लोगों ने मिलजुल करके उस संकट से देश को निकालने का काम किया।
उस समय याद होगा आपको कि प्रधानमंत्री जी कभी हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए दिया जलवाते थे, कभी थालियां बजवाते थे। ऐसे हुई थी ना घटना। बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों, बोलो तो सही। आपको ये समझना चाहिए कि सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा और आज आप मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं। तो क्लास में प्रश्नोत्तर चलेगा तो समझ में आएगी, तो बातचीत करो, चुपचाप नहीं बैठना, ठीक है ना। तो उस दिन याद करो, उन्होंने हम सब से एक बात की मांग की थी। वो ये कहा था, भाई इस भयंकर कोरोना की महामारी से बचने के लिए 1 महीना लॉकडाउन करो। याद है ना। और लॉकडाउन जो लगा था वो केवल मनुष्यों के लिए था और किसी के लिए नहीं था। गधे के लिए, भैंस के लिए, घोड़े के लिए, ऊंट के लिए, बकरी के लिए, किसी के लिए लॉकडाउन नहीं। याद है ना। बस उन्होंने ये कहा था, भाई ये समझदार आदमी 1 महीना घर में रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम कोरोना से तो बचे ही, लेकिन उन दिनों को याद करो जिस गंगा को सफाई करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर लिए, साफ नहीं हो पाई। यमुना की कोशिश की, वो भी साफ नहीं हो पाई। लेकिन उस कोरोना काल में समझदार 1 महीना घर में रहते, गंगा भी साफ हो गई। याद रखना। और जंगलों के ऐसे ऐसे पक्षी मैंने राजभवन में देखे। शाम को मैं 1 घंटा घूमता हूँ, तो ऐसे ऐसे पक्षी आए जो ना पहले कभी देखे ना उसके बाद देखे। और कई तो जंगली जानवर उन्होंने देखा, वहां लोग घरों में बैठे, इसलिए उस घरों के बाहर गलियों में भी घूमने आ जाते और सब कुछ साफ सुथरा हो गया और रात को सितारे भी दिखाई देने लगे। इतना 1 ही महीने में सब कुछ साफ सुथरा हो गया। तो इससे क्लियर हो गया कि नहीं जो मैं कहना चाहता हूँ। ये सारी कृपा दृष्टि इस पर्यावरण को खराब करने में, प्रकृति की व्यवस्था तोड़ने में, दुनिया के किसी प्राणी की नहीं, केवल समझदार हम लोगों की कृपा इसके ऊपर है। तो यदि हम नहीं सुधरेंगे तो हम सबको ले लूंगे। और भाई और बहनों, मैं जिस प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ, जिस गौ माता की बात करता हूँ, उसके पीछे यही सोच है। आप इसको सामान्य घटना मत समझिए। यदि हम अब नहीं समझे तो बहुत देरी हो जाएगी। इस समय हमारी धरती माँ जवाब दे चुकी। अभी मैं जब राजभवन से चला आपके यहाँ के लिए, तो मेरी गाड़ी में अब भी एक अखबार पढ़ा। मैंने अपने एडीसी साहब को भी दिखाया। उसमें आज एक लेख आया हुआ और उसमें क्या लिखा है, धरती माँ जवाब दे चुकी। अब ये जैविक कार्बन से खोखली हो चुकी। ये तो साफ दे रहे। ये देखो सूख रही है धरती माँ की खोख। श्री गंगानगर की मिट्टी को टेस्ट किया, कितने 95,000 सैंपल दिए गए। 95,000 किसानों की मिट्टी को टेस्ट किया। सारी धरती में एक भी सैंपल पास नहीं हुआ। ये हाल हमने बना दिया। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 95,000 किसानों के खेत में। और किसने ये सरकारी ही एजेंसी है जिसने लोगों के खेतों की मिट्टी को लैब में ले जाकर चेक किया और क्या पाया,
धरती मां बंजर हो चुकी है। अळसिया सारे मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु बचे नहीं तो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते। जमीन जहरीली हो चुकी है, पानी पीने लायक बचा नहीं। आज हम इस स्टेज पे जा चुके। मैं आप सबसे ही प्रश्न करता हूं, उत्तर देना। हमारे में मेरी आयु के भी कुछ लोग आदरणीय बंधु यहाँ बैठे, आप उनसे भी मैं पूछता हूं, आज से लगभग 40 साल पहले ये रासायनिक खेती जो है, इसका इतिहास ही 1960 का दशक है। उसके बाद ये शुरू हुई, उससे पहले दुनिया में कहीं ये जहरीली खेती नहीं थी। जब ये शुरू हुई, उसी काल की मैं बात आपसे पूछता हूं, उस काल में आपने कभी किसी ने सुना कि कैंसर नाम की कोई बीमारी होती है? क्यों साहब? हार्ट अटैक होता था, किसी ने सुना था? किडनी फेल हो गई, किसी ने सुना था? किसी ने घुटने बदलवाए थे क्या? क्यों साहब? आज घुटनों से काम कोई नहीं करता। कुर्सी पर बैठते हैं, कम से कम करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। जो घुटनों से काम लेते थे उनके घुटने तो कभी खराब नहीं हुए, और जो घुटनों से करते ही कुछ नहीं, उनके सब बदल रहे हैं। ये कितनी बड़ी प्रोग्रेस आप लोग कर रहे हैं। क्यों साहब? ये सारी बीमारियां जो है, जो खतरनाक, याद करो, ये सारी की सारी उस समय के बाद आई है, जब से हमने खेतों में जहर डालना शुरू किया। जंतुनाशक, जितना यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाला, तब से बीमारी आई। और ये इतनी बढ़ चुकी है, आप तो गांव के कम रहे, शहर के ज्यादा हो गए। आप इस बड़े अहमदाबाद शहर में देखते होंगे, आजकल सबसे ज्यादा हॉस्पिटल कैंसर के बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स लोगों को पता है कि अब ये और बढ़ने वाला है, इसलिए हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। वही आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं, इसलिए बढ़ रहे हैं। और हार्ट अटैक तो इतना निम्न स्तर पे आ गया। पहले हम सुनते थे कि भाई एक अटैक आएगा समझ जाओ, दूसरा आएगा डॉक्टर के पास जाकर और मजबूती से संभलो, और तीसरे में जाके नंबर पड़ता था जाने का। क्यों साहब? ऐसा ही था ना? लेकिन अब वो हार्ट अटैक भी किनको होता था? 60 साल से ऊपर वालों को होता था। अब वो हार्ट अटैक आते आते नीचे कहां तक आ गया? पिछले दिनों 13 साल की एक बेटी सूरत में स्कूल में पढ़ रही, आपने अखबार में पढ़ा हो, बेंच से गिरी और मर गई। पोस्टमार्टम किया, हार्ट अटैक मिला। बच्चे स्कूल के खेल रहे ग्राउंड में गिर गए और मर गए, सीढ़ियों पे चढ़ रहे गिर गए और मर गए। ये घटनाएं तो हम गुजरात की बता। आज 30-40 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक होगा। भाई कारण तो होगा, बिना कारण के तो कार्य नहीं होगा। कारण क्या है कि आजकल हम अल्ट्रा मॉडर्न बन गए शहरों में, और हमारा खान पान भी बदल गया, दिनचर्या भी बदल गई। और ये जो रासायनिक खेती के साग भाजी, अन्न, फल, सब कुछ जहरीला, स्लो पॉइजन हमारे शरीर में जा रहा है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की हम आभारी। उन्होंने प्राकृतिक खेती, जिसका प्रचार गुजरात की सरकार, कृषि विभाग जोर शोर से कर रहा। प्रधानमंत्री जी ने अब प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया, और उन्होंने इस बात
अब यदि हम नहीं संभले तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है। न धरती बचेगी, न पानी बचेगा, न हवा लेने की बचेगी, न जीवन बचेगा। आप और हम जो शहरों में आए वो इसलिए आए हैं कि ज्यादा हम स्वस्थ हों, धनपति हों और सुखी हों, इसलिए गांव छोड़ करके आए। लेकिन आप सबसे मैं पूछता हूं, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो ये धन किस काम आएगा? ये कोठी बंगले, ये जोड़ा हुआ पैसा, ये किस काम आएगा? पहला सुख निरोगी काया हमारे बुजुर्गों ने कहा, शास्त्रों में कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये जो स्वस्थ शरीर है इसी के द्वारा हम धर्म कर्म अच्छे काम कर सकते हैं। और आयुर्वेद में लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणा आरोग्य मूलम उत्तम, कि आदमी के जीवन का जो परम उद्देश्य है वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करना नहीं है। मानव जीवन को प्राप्त करके हमारा परम उद्देश्य है धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना, ये है जीवन का उद्देश्य। और उसके लिए आयुर्वेद में लिखा है कि दुनिया के धर्म कर्म मोक्ष और पवित्र कर्म जो होंगे वो तब होंगे जब शरीर स्वस्थ होगा। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप काहे की समाधि लगा बैठे? हम कौन से परोपकार के काम कर पाएंगे? मैं बीमार हूं, मैं ही दूसरों के सहारे हूं तो मैं दूसरों का सहारा कैसे बनूंगा? आज अपने अपने जितने मेरे सहित यहाँ पर कोई ऐसा भला आदमी भाई बहन आप में होगा जो कोई न कोई दवा गोली खा करके ना जीता हो, सब दवाई के सहारे जीते। जबकि पशु पक्षी जीव जंतु कितने प्राणी धरती पे उनको इसकी कोई जरूरत नहीं। वो आज भी प्रकृति की गोद में रहकर सुख से जीवन जीते। आप सबसे मैं पूछता हूं, डिस्कवरी चैनल कभी देखते हो अपने टीवी पे? कितने तरह के जीव जंतु दुनिया में, और समुद्र को आपने देखा होगा कितने तरह की मछलियां जीव जंतु समुद्र में। लेकिन उस समुद्र में आपने कभी कोई मेडिकल स्टोर देखा टीवी में? क्यों भाई साहब? किसी ने कोई पीजीआई की व्यवस्था देखी हो, कोई डॉक्टर की टीम उनके लिए देखी हो, किसी मछली को चश्मे लगाए पाया हो? और ये गाय भैंस जो इतनी घूमती है, इनमें कोई कोलगेट का सुरक्षा चक्र अपना करके दांत ठीक रखती है? सब ठीक ठाक है कि नहीं? क्यों है वो ठीक ठाक? क्योंकि वो वही खाती हैं जो उनको खाना चाहिए, वो नहीं खाती जो नहीं खाना चाहिए। आप गाय भैंस को जंगल में छोड़ो, सैकड़ों तरह की वनस्पति घास उनके सामने, लेकिन वो वही घास खाएंगी जो उनके शरीर के लिए अनुकूल है, वो उसको नहीं खाएंगी जो उनके लिए अनुकूल नहीं है। और हम समझदारों को छोड़ दो एक बार से, और फिर देखो कोई चीज बचती भी है। क्यों साहब? आकाश में तो जहाज घूमते ही उनको खाने से छोड़ा, और धरती पे चारपाई बची इसको खाने से छोड़ा, बाकी तो सब हमारे अंदर जाता। ये जो चीजें हैं, आप शहर में आ गए, मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी है, मैं ये भी आपसे बताने आया कि मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर भी, मैं प्राकृतिक खान पान की विद्या को मैंने अपने ऊपर अनुभव किया। 1998 में मेरी मृत्यु घोषित हो गई और डॉक्टर्स ने कहा था ये आदमी अब बच नहीं सकता मेरे बारे में। लेकिन
मैं प्राकृतिक जीवन शैली से आपके बीच में वो खान पान बदल करके उसके द्वारा मैंने सब काम अपना ठीक किया। आप सबसे मैं पूछता हूं कि हम प्रकृति से हटने के कारण ही बीमार हुए हैं, उसका कारण मेरे सही इस समय ईमानदारी से बताओ, इस धरती पर असंख्य प्राणी है ना, संख्या। इस समझदार आदमी के घर को छोड़ के किसी के घर में किचन है? बोलो। और इन समझदारों को छोड़ के बाकी कोई बीमार है? ये भी बोलो। क्यों साहब, नहीं समझ में आया? अपनी कमजोरी कौन बताए? शांत बैठे। क्यों साहब? अगला सुनो, हम बीमार ज्यादा क्यों हैं? मैं और आप इसलिए बीमार हैं कि हम सब कुछ जला करके खाते, सब कुछ जला के खाते। और जो पशु पक्षी जीव जंतु जितने प्राणी, वो परमात्मा की रसोई का, परमात्मा के रसोड़ा का बना हुआ भोजन खाते हैं। हमें और हम जितना भगवान का पुजारी कोई नहीं। सारा दिन घंटियां में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाता, कोई गुरुद्वारे में जाता, कोई मंदिर में जाता, कोई सब जाते हैं, भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन मानता भगवान की कोई नहीं। मानते वो प्राणी हैं जो बेचारों को जुबान भी नहीं दी। हम शोर मचाते हैं, हमारी दुनिया ना सुने तो माइक लगा के शोर मचाते कि सुन भगवान, लेकिन मानते तो एक भी नहीं। परमात्मा की बात वो प्राणी सारे मानते और वो सब स्वस्थ राज के जीवन में। हम शहरों में आ गए, हम इतने मॉडर्न हो गए। हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो सवेरे 4 बजे जागरण हो जाता था, उठ जाते थे। हम सारे सूर्यवंशी, सूर्य की धूप जब तक ना निकले तब तक तो करवट भी नहीं बदलते। और दिन में रात को कौन जगता है आपको पता है। हम देर तक जगते, देर तक सोते। और जबकि ये जितने गावड़ा में लोग हैं उनसे जाके देखो, और ये सीखने की जरूरत नहीं, प्रकृति से सीखो। पक्षी सूर्य अस्त होते ही अपने आप अपने अपने घरों की ओर बढ़ जाते, और सवेरा ब्रह्म मुहूर्त होते ही सब जग जाते हैं। उनको घंटी बजाने की जरूरत नहीं, करवट दिलाने की जरूरत नहीं, खुद उठते। उनको पता है ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध परिष्कृत ऑक्सीजन होता है, ओजोन, शुद्ध वातावरण होता है। और जब उसमें हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो अलग ही समय होता है। और ये हमारे ऋषियों ने कभी हमें बताया। लेकिन आज हम उन सब चीजों को खुद भी छोड़ गए। जब मैं ही 8 बजे तक सोऊंगा तो मैं अपने बेटे को कैसे कह सकता हूं कि तुम्हें वक्त से उठना चाहिए? ये हो ही नहीं सकता। तो ये दिनचर्या हमने बिगाड़ दी, खान पान हमने बिगाड़ दिया। हम इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि भगवान बावला सिद्ध कर देते हैं। कोई भी फल खाते हैं ना, हम फल खाते हैं, काटते हैं, उसमें नमक छिड़कते हैं, ये छिड़को वो छिड़को। क्यों? क्योंकि भगवान डालना भूल गया, हम समझदार पूरा काम करें। इतने समझदार, भगवान भूल गया। अरे भले आदमी, जो माँ का दूध है ना, माँ का दूध, बच्चा पहले 6 महीना, हमारे बच्चे आज भी केवल माँ के दूध पर स्वस्थ निरोग रहते। क्यों? उस दूध में मीठा भी, उसमें 6 रस भगवान ने जो शरीर के लिए चाहिए सारे दिए, और उससे अलग वो कुछ भी नहीं लेता और स्वस्थ है।
भगवान की रचना पूर्ण है, उसने सब चीज को परिपूर्ण किया, लेकिन हम उसको तोड़ मरोड़ सब सिस्टम को बिगाड़ देते। ये जो करेला होता, करेला समझते हो, ये कब आता है? ज्यादा मात्रा। देखो प्रकृति को समझो, मेरी माँ बहने आ रही, आपसे मैं बता रहा हूँ विशेषकर, ये जो करेला है अपना, ये वर्षा काल जब होता है उस समय आता है। ईश्वर की व्यवस्था देखो, उसको पता है कि उन दिनों में जर्म्स, कीटाणु, बैक्टीरिया बहुत होते थे और उस समय निरोग आदमी रहे, तो भगवान ने उस करेला के ऊपर कैप्सूल लगा करके भेजे, बहुत अच्छे। उनका जो रस है वो हमारी सब प्रकार के उस काल के रोगों को नष्ट करने की ताकत रखता है। भगवान ने तो भेज दिया, लेकिन वो करेला इन माताओं के हाथ में लगा, बस उसका रूप बिगाड़ दिया। पकड़ के पहले तो उसका इलाज किया, वो जितने कैप्सूल थे ना, इनका इलाज था, जो असली चीज थी वो सब निकाल दी और फिर उसको तेल में डाल करके कढ़ाई में जो दुर्गति उसकी करती है, वो होता है बिल्कुल ग्रीन, हरे रंग का। जो मेरी बहन, जब तक वो बिल्कुल काला नहीं पड़ जाता उसका पीढ़ी नहीं छोड़ती। ये देखो ये प्रोग्राम, अब जो कुछ उसमें तत्व था शरीर के पोषण का, वो तो सारा पहले तो चाकू से सीधा दिया और बाकी रहा साथ तेल में, कढ़ाई में उसका इलाज पूरा कर दिया। अब वो अंदर जाके क्या करेगा? वो मृत है। अब मरी हुई चीज जीवन हमें कैसे देगी? जो दीपक खुद ही बुझा हुआ दूसरे को कैसे जलाएगा? आप तो खेडूत है ना, इतना तो समझोगे। अच्छा बताओ मेरे को, आप किसी भी अनाज के दाने को, किसी भी अन्न के दाने को और उसको धरती में बो दो, तो वो उग करके अनेक दानों को जन्म देगा कि नहीं देगा? देगा। अच्छा, अब दूसरी बात, वही दाना इन बहनों को पकड़ा दो और ये उसको किचन में ले जाएंगे और तवे पर भूनेंगे और उस भुने दाने को फिर धरती में बो दो, तो कितने दानों को जन्म देगा? तो बताओ, जीवित खाते हो मरा हुआ खाते हो? बोलो कमजोर विद्यार्थी हो। तो जीवित खाते हो मरा हुआ खाते हो? वो जो जीवन था दाने में, जो एक दाना धरती में पड़कर अनेकों को पैदा करता, भगवान के बारे का ना कहा किसी उर्दू के साथ, मिटा गए अपनी हस्ती को यदि मर्द बाता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसे में एक फर्स्ट दाना जब धरती में अपने अस्तित्व को मिटाता है तो वो अनेक दानों को जन्म देता है। ये अब हम इतने बढ़िया निकले, हमने उस दाने के अस्तित्व को बाहर ही मिटा दिया, उसमें छोड़ा ही कुछ नहीं, तो वो दूसरों का जन्म कैसे देगा जिसमें जीवन? तो हम आजकल जो खा रहे हैं और उससे भी बड़ा काम और कर दिया। किसने? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। आप बोलो ना खाते, तो आप बोलेंगे कोई चले नाम पता, मेरे को तो इतने नाम पता सुनी हुई। लेकिन भाइयों और बहनों, आप इसकी कतई चिंता नहीं कर रहे, ये चिंता करो। सबसे बड़ी पूंजी माँ बाप के लिए संतान होती है, उसके बच्चे। आप उन्हीं के लिए गांव छोड़ करके शहर में आकर बैठे ताकि उनको शिक्षा मिले, वो स्वस्थ हो, निरोग हो। लेकिन आपने शहर में लाकर क्या किया बच्चों को? वो घर पे अपनी दादी माँ के हाथ की छाछ पीते थे, मक्खन खाते थे, शुद्ध फिर भी रोटला खाते थे, बाजरों का। आपने वो छुड़वा कर पिज्जा बर्गर पे चढ़ा दिया उनको।
क्या प्रोग्रेस करे। मेरी बहनों से मैं पूछना चाहता हूं और आप सबसे, आपके घर की रसोड़ा में जो भोजन बनता आज बना, उसको अगले दिन खाते हो? बोलो भाई, नहीं खाते। आज घर में माँ बहन बेटी ने, पत्नी ने भोजन बनाया, आप अगले दिन उसे नहीं खा पाते। और ये पिज्जा 6 महीने का बना भी बच्चों को खिलाते, क्यों ना खिलाते कि नहीं? आप सबको मैं निवेदन करता हूं, इन भोजनों में इतना केमिकल, ऐसी ऐसी चीजें डाली जा रही कि जो बच्चों की आदत बना देता है। ऐसे केमिकल इन चीज में डालते हैं, आप जितने बैठे हो ना 4-5 दिन उनको लगातार खाओगे तो उसके बाद आपको जब पिज्जा का नाम दोगे तो मुंह से पानी आएगा। वो शरीर में अपनी जगह बना देते। जैसे बीड़ी पीने वाला आदमी को बीड़ी ना मिले तो बेचैन हो जाता, सिगरेट वाले को सिगरेट ना मिले तो बेचैन हो जाता, और दारू वाले को दारू ना मिले तो दुखी हो जाता है। और तो छोड़ो, यदि ठीक 4 बजे माँ बहनों को चाय ना मिले तो ये परेशान हो जाते हैं। अपने आप 4 बजते ही बिना कहे रसोड़ा की ओर कदम शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? समझ में आई बात? क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हमारे ब्लड में, शरीर में ऐसे कीटाणु पैदा हो जाते जो उन सब चीजों की डिमांड करते। चाय में कैफीन है, उसमें टैनिन है, वो एक प्रकार का नशा है। आदत पड़ने पर, समय पर नहीं मिलेगा तो आदमी बेचैन होगा। दारू वाले को आदत पड़ने पर ना मिले तो बेचैन होगा, सिगरेट वाले को ना मिले तो वो परेशान, बीड़ी वाला। ऐसे ये पिज्जा बर्गर में भी ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं। आदत बच्चों की पड़ेगी, वो उसके बिना नहीं रुकते। और ये पिज्जा बर्गर और ये मैदे की जो चीजें, इनमें कोई विटामिन नहीं जो शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा करे। और ये मैदा से बनती। माँ बहन बैठी है, बताओ, मैदा को हाथ से गूंदते हो, उंगली से उतरता है क्या? जो साहब बोलो भाई, चिपक जाता है। तो हमारी आंखों में कौन सी वहां पर ऐसी फैक्ट्री लगी उखेड़ने वाली चाकू जो उसको निकालेगा? ये बालक जो खा रहे वो आंखों में चिपकते, फिर वो गंदगी सड़ती है, उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं, रक्त दोष होता है, भयंकर कॉन्स्टिपेशन होता है, और सब प्रकार की बीमारियों का श्री गणेश वहां से शुरू होता है। हम घर में आग खाना ही पसंद नहीं करते। गाड़ियां भी, गाड़ी में बैठते हो सब होटल की ओर चल पड़ते हैं। आप सब भाई बहनों से मैं पूछता हूँ, बोलना मेरे पीछे। एक माँ बहन बेटी पत्नी भोजन बनाए और एक बेजान बिना परिचय का व्यक्ति जिसको शक्ल भी आपने नहीं देखी होटल का कुक भोजन बनाए, उन दोनों की मानसिकता भोजन खिलाने वाले की बराबर है क्या? क्यों साहब? माँ बहन बेटी पत्नी जब भोजन कराई और बनाई तो उसमें भाव क्या होगा? मेरे परिवार के लोग स्वस्थ हो, निरोग हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो। और वो वहां वाले क्या चाहेंगे? ये खा के जियो या मरो, जेब साफ होनी चाहिए। क्यों साहब? प्रोग्रामिंग। तो इस भाव का कोई मतलब नहीं। भगवान कृष्ण गीता में क्या लिखते? आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता से ही विचारों की शुद्धता, मन और आत्मा की पवित्रता अन्न से बनती। इसलिए कहा जैसा खाओ अन्न
वैसा बनता, बोलो भाई, मन। ये वैसी बातें नहीं है, और इसका प्रमाण है। आज ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जहर वाला भोजन, ये पेस्टिसाइड जहर जो खा रहे हैं, इससे हमारे में कितनी आक्रामकता आ गई, सहन शक्ति खत्म हो गई, बात बात में क्रोधित होते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कल जो मित्र थे आज वो एक दूसरे के हत्यारे बन रहे हैं। आज जो पति पत्नी थे वो तलाक में बदल रहे हैं। पार्किंग पर गाड़ी खड़ते टच हो जाए तो गोलियां चल जाती। भाई भाई से लड़ रहा, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा, देश देश से लड़ रहे हैं। सारी धरती पर अशांति का कारण ये आहार की शुद्धता न होना, और ये हमारे ऋषियों की बात। और आहार का कितना प्रबल प्रभाव पड़ता है। आप देखो इतने लोग बैठे शांति से होके नहीं, इनमें से एक को पकड़ करके उसे दारू पिला दो और 15 मिनट में देखो क्या होता है। आई समझ में? जो सब वो ठीक ठाक बैठा था, उसके अंदर जो गया वो सामान जाते ही अकल बाहर आ गई। दोनों में एक ही रहता है कि नहीं? खाने पीने का प्रभाव 15 मिनट में पता लगे। तो आजकल मैं आप सब भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को भी स्वस्थ बनाओ, खुद भी स्वस्थ बनाओ। और इसका तरीका क्या है? इसका एक ही तरीका, भले ही आप शहर में आ गए, आप सब एक प्रतिज्ञा करो कि हम अपने बच्चों को परिवार में आज के बाद साग भाजी अन्न जो फल फूल खाएंगे वो प्राकृतिक खेती से उत्पन्न हुआ खाएंगे। ये आप संकल्प, इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा आप स्वस्थ, निरोग और मन से पवित्र बने। और आपने डिमांड की तो सप्लाई का काम गांव में बैठा आपका पूर्वज करे, उसको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। और रोजगार ही नहीं मिलेगा जब प्राकृतिक खेती करेगा, तो जो पूर्वजों की दी हुई धरती मां जो जन्म जन्मांतर से हमें पाल रही, आज वो बंजर हो चुकी है, आज वो पत्थर बन चुकी है। वर्षा जल वो पीती नहीं, जो सूक्ष्म जीवाणु का भंडार था वो मर गई, अलसिया केचुआ मर गया। गौ माता जो हम सबका आर्थिक आधार, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का केंद्र थी, सारा जीवन जिसका परोपकार के लिए था, आज वो सड़कों पे धक्के खाती थी। आप शहरों में रहकर एक ही काम करो कि आप ढूंढो ऐसे खेडूत जो प्राकृतिक खेती करते हैं। और सौभाग्य से इस समय गुजरात में लगभग 9 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके। इतना प्रचार हुआ और ये प्रचार अब और तेजी से बढ़ने वाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो इतना महंगा नहीं है कि आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। उसकी कीमत कोई इतनी ज्यादा नहीं है। और आप खेडूत भी, आपके पूर्वज जमींदार, आप सबसे भी मेरा निवेदन कि आप अपने खेतों में कम से कम इतने खेत में एकदम शुरू कराओ, जैसे राजड़िया बहन ने कहा, सारी में मत करो, इतनी तो करो जो आपको कम से कम जहर मुक्त मिल सके, बच्चों के लिए मिल सके। ये जरूरी और करनी पड़ेगी आपको खतरा किस बात का? आप शहर में रह करके भी मैं जानता हूं क्या बने। आपको खतरा ये है कि हमारी खेती यदि प्राकृतिक होकर रासायनिक छोड़ देंगे, प्राकृतिक करेंगे, तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा, है ना? यही है ना प्रॉब्लम। लेकिन इस भ्रांति को मैं पूर्ण रूप से निकालता हूं। मैं खुद खेडूत हूं। मेरे पास कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 200 एकड़ भूमि, 200 एकड़ भूमि में
पिछले 9 साल से मैंने एक बूंद भी यूरिया डीएपी जंतुनाशक नहीं डाला, एक बूंद भी। और मेरा उत्पादन रासायनिक खेती करने वालों से ज्यादा होता है। मेरी धरती सोना बन चुकी, उपजाऊ बन चुकी, मुलायम बन चुकी, और मेरी धरती पानी पीती है और उसका उत्पादन लोगों को जीवन देता है। और गुजरात में इन पिछले 5 सालों में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में, जूनागढ़ में, नवसारी में, दांतेवाड़ा में और आनंद में, चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने वहां वाइस चांसलर को ड्यूटी लगा करके अपने सामने उनसे रिसर्च करा। मैंने मॉडल फार्म बनवाया, एक बनवाया रासायनिक खेती का, एक बनवाया जैविक खेती का, दूसरा तीसरा बनवाया प्राकृतिक खेती का। 3 वर्ष तक लगातार उन लोगों ने रिसर्च किया और अब पिछले 4 महीने पहले 3 साल का रिसर्च उन्होंने राजभवन की हमारी मासिक बैठक होती उसमें प्रस्तुत किया। चारों ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक तरफा बोला जैविक खेती से उत्पादन कम होता है, प्राकृतिक खेती से उत्पादन कम नहीं होता। ये रिपोर्ट आ गई। ऐसे खेडूत हैं गुजरात में जो 1-1 एकड़ से 7-8 लाख रुपया साल में कमाते प्राकृतिक खेती। तो ये जो धारणा है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटेगा, नहीं, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि धरती की गुणवत्ता बढ़ती है। जब धरती उपजाऊ बनेगी तो उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा? बोलो। और जब धरती की गुणवत्ता कम होगी तो घटेगा। रासायनिक खादों ने धरती की गुणवत्ता को खत्म कर दिया। भाइयों और बहनों, ये मैं नहीं कह रहा, आईसीआर जो हमारा भारत सरकार का सबसे बड़ी कृषि विभाग की परिषद, उनके साइंटिस्ट ने रिसर्च किए। और रिसर्च क्या किया? पिछले 1 साल पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पश्चिमी बंगाल, उनके 10 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने मिलकर रिसर्च किया। किसपे? गेहूं और चावल। ये भारत देश के लोगों का पेट भरने में 2 अनाज सबसे बड़ा योगदान करते हैं, गेहूं और चावल। और क्या रिसर्च किया उन्होंने? मेरी मां, बहनों, भाइयों, रिसर्च ये पाया कि इस समय भारत के खेतों से गेहूं चावल जो आपको मिल रहा, उसमें 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं। 45% पोषक तत्व जो उनसे मिलते थे वो शरीरों को नहीं मिलते। और वहां आया कि लोगों में मोटापा बढ़ रहा, मोटे हो रहे, देखने में लगते बलवान, लेकिन अंदर से खोखले। और उन्होंने लिखा उसमें आर्सेनिक जैसे जहरों की मात्रा उनमें कई 100 गुना बढ़ चुकी। स्लो पॉइजन लोगों के शरीर में जा रहा। ये आईसीआर के साइंटिस्ट की रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूं। पिछले दिनों दैनिक भास्कर अखबार में 105 माताओं को पकड़ा, जिन माताओं ने अभी बच्चों को जन्म दिया। उन सभी माताओं के दूध के सैंपल लिए जो अपने बच्चों को खिलाती। आपको आश्चर्य होगा, 105 में से 105 ही माताओं के दूध में जहर पाया। सब माताओं के दूध में यूरिया, पेस्टिसाइड के वो पाए। अब आप सबसे मैं पूछता हूं, एक मां का दूध बालक के लिए सबसे पवित्र माना जाता है, उसके स्वास्थ्य के लिए। आज वो मां पैदा होते ही बच्चों को क्या पिला रही, और कारण अब वो मां जो दूध पीती थी ना
जिस गाय भैंस का, उसका टेस्ट किया, उसमें भी वही जहर पाया। अनाज, साग, भाजी और फल में भी वही जहर। अब ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन हमारे शरीर में, इससे कहीं किडनी फेल हो रही है, कहीं हार्ट अटैक हो रहे हैं, किन्हीं को कैंसर हो रहे हैं, किन्हीं को डायबिटीज हो रही है, किन्हीं के ब्रेन ट्यूमर निकल रहे हैं। ये सारी बीमारियों का कारण ये जहर का भोजन हमारे हो रहे। पहले ये नहीं था, आज ये सब दुष्परिणाम सामने इसके आ रहे। और साइंटिस्ट ने तो इतनी बड़ी मतलब रिसर्च की कि आप जानकर कितने दुखी हो। ऐसे ऐसे रिसर्च आए। पिछले दिनों ब्राजील में एक रिसर्च हुआ, वहां के जो खेडूत है, किसान जो खेतों में पेस्टिसाइड छिड़कते, उनके डीएनए बदल रहे हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं आगे बच्चे संतान उत्पत्ति के लायक नहीं बचेंगे, ये रिपोर्ट आ रही। और हम चुके पड़े इनके ऊपर, सोच नहीं रहे कहां दुनिया जाएगी यदि हम नहीं समझे। मैं 2 वीडियो आपको दिखाता हूं, मेरे खेत का और एक ऐसे खेत का जो आपकी तरह रासायनिक खेती करता है। उन खेतों को आप देखिए कितना अंतर है, कैसे बर्बादी हो रही। एक वो वीडियो दिखा भाई जिसमें हम ड्रिल करते हैं। और ये किसान भाई और बहनों, ये देखो 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिषर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की, जिसमें छात्रों के उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सके। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह जमीन इतनी कठोर क्यों है? क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं, क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है, उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दी, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दी, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है। और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती भाग में कुल 30 सेकंड में आपने देखा है किसी को कहा भी आप चेक करो, धरती ऊपर की 1 फीट तक तो ठीक मुलायमों की जुताई होती, उसके नीचे पूरे देश में इतनी मोटी एक पत्थर जैसी लेयर बन गई, यूरिया, डीएपी सब उसके छिद्रबद्ध हो गए, क्योंकि उसमें अड़सिया नहीं बचा जो छिद्र करता था, सूक्ष्म जीवाणु नहीं बचे जो मुलायम करते थे।
अब मेरे खेत में मशीन गई, एकदम जमीन में चली गई पूरी एक ही आई, और वहां दो लगे तो भी 2 इंच से ऊपर में गई। उसमें धूल उड़ती है और इसमें मिट्टी मुलायम बराबर में बिखर जाती है। ये अंतर है। अब जब इतनी बढ़िया मेरी जमीन है तो उसमें पैदावार क्यों नहीं बढ़ेगी? उस पत्थर में कैसे पैदावार हो? अब जो यूरिया डीएपी थोड़ा सा डालना पड़ता था, आपको जानकारी थी, डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति शुरू कराई 60 के दशक में। डॉक्टर नैने जैसे लोग, इन सब ने मिलकर ये काम किया। वो समय की मांग थी, कोई विरोध नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी, ओनली 13 किलो, और लोग डालते थे, उत्पादन बढ़ता था। क्यों? उस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था, इतनी उपजाऊ मिट्टी थी हमारी। आज पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 है पूरे गुजरात में। आपकी धरती बंजर नहीं बनेगी, बन चुकी है। आप जितने बैठे हो ना यहाँ, आप गांव में जाओ, मिट्टी के सैंपल लो और लैब में भेजो। एक भी आपने कोई आके मेरे से मिलना राजी हो, और कोई बता दे कि आपकी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 5 से ऊपर है, 0.5, एक का भी नहीं। मैं यही काम करता हूँ। कभी तो हमारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2-2.5% था। आज यूरिया डीएपी जहर की खेती में उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 पे ला दिया, और ये सारे देश का। और इसका परिणाम अब ये खाद है ना, यूरिया डीएपी, और बढ़ेगा। ये जहर और डालना पड़ेगा, जबरदस्ती बला खेती की जा रही, धरती में ताकत नहीं बची। सब अड़सिया, आप जो बैठे, आपके बच्चों को यूं ही नहीं पता अड़सिया क्या होता, आपको तो फिर भी पता हो। कहीं खेतों में नहीं बचा, और मेरे खेत में देखो आप, और पानी धरती मेरी कैसे पीती वो भी देखो। धरती पर बाढ़ आ ही नहीं सकती, और अकाल भी नहीं पड़ सकता यदि प्राकृतिक खेती हो। और इसका रूप आप ये देखो, दूसरा वीडियो दिखा दो, इसको देखना और सोचना आपने क्या अपनी धरती को बना दिया। किसान भाइयों, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है, और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, जड़सिया, वो एकदम धरती से बाहर निकला। ये देखो, और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं, और ये भूमि में 8-10 फुट तक जो सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में वे बुलबुले उठ रहे हैं। परपोटा देखो, ये सारा का सारा पानी केंचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है, और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था, वो केंचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा
सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बंद कर दो भैया, इसके लिए बंद कर दो। सर देखा, ये प्रैक्टिकल है, ये मेरे खेत है, आपने देखे। हमारे यहाँ कितनी भी बारिश हो जाए, अगले 22-24 घंटे में पानी नहीं रहता। सारा का सारा अड़सिए ने जो छिद्र बनाए उनसे सारा धरती माँ के पेट में चला जाता, तो धरती का अंडरग्राउंड वाटर अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब हो क्या गया, सारी धरती पत्थर बन गई देश की। बारिश होती है, पानी नहीं पीती और बाढ़ आ जाती है। और आश्चर्य करोगे आप, अकाल में भी हमारे पेट नहीं सूखते, भले ही पानी ना मिले। क्यों? आप यदि खेडूत है तो मेरे को बताएंगे, मई जून का महीना, लूएं चलती, गर्मी है, कोई पानी नहीं। आप फावड़ा से जमीन को 2 फीट खोदो, नीचे बेज मिलेगा कि नहीं? है ना बेज? अब अड़सिया ने छिद्र कितना नीचे तक किया? 10 फीट तक। तो जब ऊपर से धरती तपेगी तो नीचे वाली बेज में वाष्प बनेगा, वाष्प। और वो वाष्प अड़सिया के छिद्र द्वारा ऊपर आके पौधे की सिंचाई करेगा। अकाल में भी पौधा प्राकृतिक खेती में नहीं सूखता। ये है कमाल। इसलिए अंत में समाप्त करता हूँ, प्राकृतिक खेती क्या है? अब बोलना, जंगल में कभी गए? फॉरेस्ट देखा कि नहीं? कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, सैकड़ों तरह के। अब बोलो, वहां यूरिया कौन देने जाता है? डीएपी कौन डालता है? गोबर की खाद कौन देता? खाद कौन डालता? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कौन डालता? पानी देने कौन जाता? कोई भी नहीं। ये है भगवान की प्रकृति की व्यवस्था। हर पेड़ हरा भरा, समय आने पर जंगल का पेड़ फलों से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में ले जाओ, फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में। जब वहां प्रकृति भगवान की व्यवस्था सारे काम पूरे करती है, तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे, वही नियम किसान के खेत में काम करे। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। यह है नेचुरल फार्मिंग, जिसकी बात अब गुजरात में और सारे देश और दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आप सब भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आपके हर गांवड़ा, हमने कृषि विभाग की ओर से गुजरात में सभी जगह 3-3 गांव में 3-3 गांव के क्लस्टर बनाए। आपके हर गांव में खेडूत को ही हमने मास्टर ट्रेनर बना दिया और बहनों को कृषि सखी बना दिया। अब हर गांव के अंदर ये ट्रेनिंग युद्ध स्तर पर चल रही। कोई गांवड़ा नहीं बचेगा जिसमें प्राकृतिक खेती का विस्तार ना बढ़े। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप यहाँ डिमांड करो, और आदरणीय कंचनबेन रादड़िया विधायक जो हैं, उनको मैं पुनः बधाई इस बात की देता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में, मैं जानता हूँ कि शहर में खेती नहीं होती, लेकिन इनकी सोच एक थी कि किसानों के पुत्र हमारे यहाँ उनको बताएंगे तो गांव में जाकर वो खेती कराएंगे। आप अपने घरों में प्राकृतिक आहार ही लेकर के, प्राकृतिक साग भाजी लेके आओ। अब हमने शहरों में भी ऐसी मार्केट बना दी। आप डिमांड करेंगे तो यहाँ भी बन जाएगी आपके इलाका। आप बताओ, रादड़िया बहन से मिलो और वो हमें बताएंगी, तो हम कुछ खेडूत आपके साथ जोड़ेंगे और आपके इलाका में एक मार्केट की व्यवस्था होगी जिसमें साग भाजी दालें अनाज को भेजेंगे। इस तरह का अभियान आप चलाएं, अपने बच्चों को स्वस्थ बनाओ, उनको संस्कार भी दो। ये हमारी संस्कृति। पूत सुपूत का धन संचय और पूत कुपूत का धन संचय। हमारे बड़ों ने कहा
कि बालकों को संस्कारित बनाओ, अच्छी शिक्षा दो, उनको भारतीय जीवन कल्चर सिखाओ। वो अच्छे बन गए तो धन अपने आप कमा लेंगे, और यदि वो अच्छे नहीं बने तो आप कितना भी कमा लो उसी की दारू पी जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। असली काम है बच्चों को संस्कारवान बनाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, बड़ों की सेवा करना, माँ बाप का सम्मान करना, अपनी संस्कृति परंपरा को माने, और अपनी आत्मनिर्भर भारत का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, स्वदेशी। अब ये रासायनिक खेती विशुद्ध विदेशी खेती है, और हमारी प्राकृतिक खेती विशुद्ध देसी खेती, स्वदेशी। हमारी देसी गौ माता से ये खेती होती है। और अंत में एक सूचना, आपको जानकर कोई खुशी हो कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस मिशन में और पंख लगाए। हम सेक्स सॉर्टेड एक सीमन आता है गौ माता की नस्ल का सुधार करने के लिए, पशुओं की नस्ल उन्नत करने के लिए। बाहर से एक सीमन आता था जिससे गाय भैंस गर्भित होती थी, 2-2 हजार रुपए में विदेशी कंपनियां देती, लेकिन आज भारत सरकार ने वही सेक्स सॉर्टेड सीमन भारतीय टेक्नोलॉजी विकसित करके कुल 250 रुपए में तैयार कर दिया। और गुजरात सरकार पशुपालन विभाग उसी सीमन को सब्सिडी देकर खेडूत को कुल 50 रुपए में देता। और ये सीमन क्या है इसको समझिए, ये बहुत हाई टेलर जो सांड है उससे बनते, जिसकी माँ का दूध 20, 22, 25 लीटर। अब उससे सीमन तैयार होता है, और इस सीमन से बछड़ियां ही पैदा होती, बछड़े कुल 5% पैदा होते। 100 गायों को यदि आप वो सीमन लगाएंगे तो 95 बछड़ियां आएंगी, 5% बछड़े हैं। ये बेचारे सड़कों पे घूमते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, लोगों के खेत खाते हैं, अब इनकी दूध बची नहीं, घूम फिर के सलाटर हो जाते हैं। इससे बचने का एक बहुत बढ़िया विकल्प देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हो चुका है। अब ये सीमन मिल रहे हैं, इससे क्या होगा, आपकी गांव की जो गाय 8 किलो दूध देती है, उसको ये सीमन गर्भित करने के लिए लगाएंगे तो जो बछड़ी पैदा होगी वो 10-12 लीटर की पैदा होगी, और जो 10-12 लीटर को फिर अगले सीमन को लगाएंगे तो 15-16 लीटर की होगी, और फिर आगे लगाएंगे तो 18-20 लीटर पे जाएगी। यदि किसान को 15-20 लीटर की गाय मिल जाए और साथ में खेती हो तो उसका एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होगा। भाइयों और बहनों, मेरे पास 400 गाय है मेरे गुरुकुल में, 400 गाय, और मैं इस ब्रीड बनाने का मास्टर हूँ। ये जो आ जाए ना कि 2000, ये मैंने 1981 में शुरू की थी ब्रीड बनाना अपने। मैंने 10 किलो गाय, 10 किलो दूध की गाय 10 ली थी, 10 किलो की 10 गाय ली, और इसी तरह से मैंने ब्रीड बनाते 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 इस समय मेरी गाय 61 लीटर दूध एक दिन में देती है, एक दिन। और ऐसी मेरे पास 50-60 गाय है जो एक दिन में 40 से 50 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। मशीनों से 3 बार हम दूध निकालते हैं। और अब मैंने प्राकृतिक खेती के लिए ये देसी गाय आधारित है, देसी गौ माता से प्राकृतिक खेती होती है, क्योंकि इसका गौमूत्र और छाण अमृत है खेती के लिए, बैक्टीरिया का भंडार है, और दूध भी अमृत है। साहिवाल, खारपार का, राठी, गिर, हरियाणवी, रेड सिंधी, 6 ब्रीड पे मैं काम करता हूँ। अब मेरी इंडियन ब्रीड की गाय 20-22 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। कोई गाय मेरे पास 15 लीटर से नीचे की नहीं। बताओ किसान को घाटा कैसे हो सकता है। ये ब्रीड बनाओ, प्राकृतिक खेती करो, इससे पर्यावरण भी बचेगा, धरती माँ भी बचेगी, पानी का संवर्धन भी होगा, पवित्रता भी होगी, गौ माता बचेगी, और 2.5 करोड़ रुपया
देश का प्रति साल विदेश में जाता है यूरिया डीएपी खरीदने के लिए, पैसा देते और जहर खरीदते हैं, धरती को जहरीला बनाते हैं, लोगों को बीमार करके अस्पताल भेजते हैं, फिर वहां पे जेल की सफाई होती है। इस अधर्म, इससे बचने का तरीका क्या है? आप प्रबुद्ध लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं और आज के युग में प्रोग्रेसिव लोग हैं। आप सबसे मेरा निवेदन कि आपके गांव में जो धरती है उसको बचाओ, नहीं तो वैसी बन जाएगी जिसमें ड्रिल से भी खेत नहीं हुआ, बन चुकी है, और लेकिन वो जमीन दोबारा मेरे जैसी बन जाएगी और उसको बनने में कुल 3 साल लगेंगे। प्राकृतिक खेती करोगे, सारी धरती दोबारा वैसे उपजाऊ बन जाएगी। आप सबने मेरी बातों को सुना। आज हमारे बीच में सौभाग्य से दिलीप भाई संघानी जी, जो किसानों के लिए बहुत काम करते हैं, लगातार उपस्थित रहे। हमारे लोकसभा सांसद हसमुख भाई पटेल हमारे बीच में रहे। हमारी महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन जी हर समय लोगों के बीच में रहती हैं। श्रीमती कंचनबेन रादड़िया जी ने तो कार्यक्रम ही कराया है, और आदरणीय पायल बेन कुकरानी, दिनेश जी कुशवाहा, झड़पिया साहब सब हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनका भी अभिनंदन। और मैं तो भाई इस प्राकृतिक खेती के मिशन पे समर्पित हूँ। इन बहन की तरह और भी कोई बुलाएगा मैं वहां भी चला जाता हूँ, लेकिन ये काम होना चाहिए। अब मैंने एक नया अभियान चलाया गुजरात में, अब तक तो मैंने पूरे जिला सब कवर कर लिए, सब जगह में गया, लेकिन सीधा लोगों से संवाद नहीं होता था। अब मैं हर तालुका में जा रहा हूं, हर तालुका में, तालुका में यूं नहीं जाता, मैं तालुका के गांव में शाम को 5 बजे जाता हूँ, सारा गांव खड़ा मिलता है, पहले वहां वृक्षारोपण करता हूँ, लोगों से करवाता हूँ, और लगा के पौधा मरना नहीं चाहिए, ये भ्रूण हत्या जैसा पाप है। वहां में पंचायत को जोड़ता हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हर महीने उनके फोटो मंगाता हूँ, कोई पौधा मरना नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, ये काम करता हूँ। फिर पूरे गांव में झाड़ू लेकर सफाई करता हूँ, स्वच्छता अभियान चलाता हूँ गाँव, और उस समय तक अंधेरा हो जाता है। फिर मैं उस गांव के सबसे पिछड़े दलित गरीब परिवार में धरती में बैठकर उनके साथ भोजन करता हूँ, और उसके बाद में गांव सभा करता हूँ रात को 8 से 10 बजे तक। सारा गांव, बच्चे बूढ़े जवान वहां बैठे बैठते हैं, और मैं खाटला पर बैठ के उनसे बातचीत करता हूँ। और जब टाइम हो जाता फिर गांव के स्कूल में जाके सोता हूँ, गांव के स्कूल में सोता हूँ, वहां ना व्यवस्था, क्योंकि हम गांव के पैदा हुए, इन सब जरूरतें अब नहीं है, उसमें रहता है। और सवेरे जाके किसान के गाय का दूध निकालते, दूध होता हूँ सवेरे, बहुत बढ़िया दूध होता है, मुर्गे होंगे, लेकिन मैं अब भी राजभवन में भी गाय रखता हूँ, तो वो रखता हूँ। और अगले दिन फिर दूसरे गांव डाले पड़ोस में, पूरे तालुका के हर गांव के 10-15 खेडूत इकट्ठे होते हैं। फिर वहां पर मैं यही बात करता हूँ जो आपके बीच में 1-1.5 घंटा काम बात करता हूँ, और ये काम प्रति सप्ताह मैं करता हूँ, प्रति सप्ताह। अब कल मैं कहा से हमारा था, बड़ौदा के पास गांव है, कल मेरा वहां कार्यक्रम, ये काम पूरे गुजरात में हमने चला दिया। तो भाई तभी हम सफल होंगे जब आपका सहयोग मिलेगा, आप सब जुड़ोगे। ये मिशन न जात का, न पात का, न ऊंचे का, न नीचे का, न कांग्रेस का, न बीजेपी का, न दूसरों का, न तीसरे का, न हिंदू का, न मुसलमान का। कैंसर से तो कोई नहीं मरना चाहता ना, तो ये वही इलाज है। सब बीमारियों से मुक्ति, पर्यावरण, धरती माँ, पानी, गौ माता, सब कुछ का भला हो। आप सब भाइयों से निवेदन है कि इस मिशन में सहयोगी बने, अपना भी भला करें और समाज का भला करें, आने वाली पीढ़ियों का भला करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।